वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ रहे थे बच्चों। और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलिजन। सो यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स एंड दिस इज आर्टिकल 6.12 collisions. In physics, we study motion, change in position. At the same time, we try to discover physical quantities which do not change in a physical process. The laws of momentum and energy conservation are typical examples. Means कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मोमेंटम कंजर्व रहता है बच्चों। सो ये दोनों ही फीचर्स बहुत काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कॉलिजन किसी भी तरह का हो, टाइप्स ऑफ कॉलिजन अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम कॉलिजन को डिफाइन करेंगे, कॉलिजन होता है क्या है। तो वैसे देखा जाए तो कॉलिजन मीन्स फिजिकली टकराना, पर इसी टक्कर को जब हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स के लिए कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच, प्रोटॉन्स के बीच, तो वास्तव में वो टकराते नहीं हैं। टकराने से पहले ही उनके बीच लगने वाला फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। तो उसके बेसिस पर हम डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि वो घटना, दैट इवेंट विच ड्यू टू विच द मोमेंटम गेट चेंज। तो पार्टिकल्स का मोमेंटम अगर चेंज हो जाता है किसी कारण से, तो उस कारण को, उस घटना को हम क्या बोलेंगे? कॉलिजन बोलेंगे। सो the laws of momentum and energy conservation are typical examples. In this section, we shall apply these laws to a commonly encountered phenomena, namely collisions. Several games such as billiard, marbles और कैरम इन्वॉल्व कॉलिजन्स। आपको पता है टक्कर लगेगी तभी इन सब में मूवमेंट होगा। वी शैल स्टडी द कॉलिजन ऑफ टू मासेस इन एन आइडियलाइज फॉर्म। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करने के लिए काम करते हैं। कंसिडर टू masses m1 and m2. The particle m1 is moving with speed v1i. I means initial. तो v1i से ये m1 मास का पार्टिकल चल रहा है, और सबस्क्रिप्ट आई जो यहाँ पर इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। वी कैन कंसिडर m2 टू बी एट रेस्ट। m2 रेस्ट पर पड़ा है। नो लॉस ऑफ जनरलिटी इज इन्वॉल्व इन मेकिंग सच ए सिलेक्शन। ये जनरल कंडीशन है। In this situation, the mass m1 collides with the stationary mass m2 and this is depicted in figure. यहाँ हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में m1 जाकर m2 से टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या हो रहा है? m1 चले गया एंगल θ1 बनाते हुए v1f वेलोसिटी से, यानी v1 की फाइनल वेलोसिटी, और बच्चों m2 चले गया θ2 एंगल पर v2f वेलोसिटी से। The masses m1 and m2 fly off in different directions. जैसे मान लीजिए ये कैरम में गोटी है, और ये क्वीन मान लीजिए, ये स्ट्राइकर है ब्लू कलर का जिससे आपने स्ट्राइक किया इसको। अगर कुछ एंगल पर आपने टक्कर मारी है तो होगा क्या? गोटी एक डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्राइकर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। We shall see that there are relationships which connect the masses, the velocities and the angles. अब इन सब के बीच में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। तो पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6.12.1 इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन्स। तो कॉलिजन की डेफिनेशन अभी तक यहाँ पर डिस्कस नहीं की है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, कॉलिजन इज एन इवेंट, घटना है, इन विच ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर बॉडीज। कॉलिजन जब भी होगा, कम से कम दो तो चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके बीच कॉलिजन हो सकता है। देयर मोमेंटम गेट चेंज। तो अगर मोमेंटम में चेंज आ गया, मोमेंटम में चेंज आ सकता है वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से, या फिर डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से। तो डायरेक्शन या वेलोसिटी किसी में भी चेंज आ रहा है तो मोमेंटम गेट चेंज। इन ऑल कॉलिजन्स
द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। कॉलिजन किसी भी तरह का हो, टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। One can argue this as follows: when two objects collide, the mutual impulsive forces acting over the collision time delta t cause a change in their respective momenta। ठीक है, इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन की वजह से उनके मोमेंटम में चेंज आया। टाइम इंटरवल जो इंटरेक्शन का था वो डेल्टा टी हम मान के चल रहे हैं। सो डेल्टा पी वन जो है वो चेंज है F12 इंटू डेल्टा टी, यानी पहले ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में। डेल्टा P2 है F21 इंटू डेल्टा टी, जहां पर F12 है फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट पार्टिकल। किस पर, किसके कारण, ये रिलेशनशिप हम फॉलो कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट में लगाया आपने 1 2 मीन्स 1 पर 2 के कारण, तो F21 क्या हो जाएगा, 2 पर 1 के कारण। तो ये फोर्सेस को टाइम से मल्टीप्लाई करके हमने दिखाया चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अगर आपको याद रही हो तो हमने वहां पर ऐसे दिखाया था। सो F21 is likewise the force exerted on the second particle by the first particle. Now, from Newton's third law हम जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ये लगने वाले हैं। F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21। दिस implies डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0। तो टोटल चेंज क्या होने वाला है, क्योंकि F12 और F21 अगर मैं दोनों को एक ही साइड में ले आऊं, तो एक ही साइड में ले आऊंगा तो क्या होगा बच्चों, एक ही साइड में ले आऊंगा तो दोनों को जोड़ के सम हो गया 0। तो हम लिख पाएंगे डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0। द अबोव कंक्लूजन इज ट्रू even though the forces vary in a complex fashion during the collision time delta t। कॉलिजन टाइम में हो सकता है शुरू में ज़्यादा फोर्स लगे फिर धीरे धीरे कम होता जाए, हो सकता है शुरू में कम फोर्स लगे बाद में ज़्यादा लगे। डिफरेंट सिचुएशंस आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, पर हर हाल में थर्ड लॉ तो ट्रू है, एवरी इंस्टेंट, हर क्षण ट्रू है। यानी ऐसा नहीं होता कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, एक्शन और रिएक्शन एक्ट्स साइमल्टेनियसली। सो total impulse on the first object is equal and opposite to that on the second. On the other hand, the total kinetic energy of the system is not necessarily conserved. मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, इट इज नॉट नेसेसरी। द इम्पैक्ट एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कॉलिजन में जनरेट हीट एंड साउंड। उसका रीजन समझ में आ रहा है हमको, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी ये जरूरी क्यों नहीं है, बिकॉज कुछ एनर्जी हीट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं गर्म होते हैं, साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड एनर्जी, तो एनर्जी का कुछ पार्ट जब कन्वर्ट हो गया है तो वो लॉस होना ही होना है। द इम्पैक्ट एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कॉलिजन में जनरेट हीट एंड साउंड, पार्ट ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। A useful way to visualize the deformation during collision is in terms of a compressed spring। उससे हम समझ सकते हैं इस मॉडल को। इफ द स्प्रिंग कनेक्टिंग द टू masses regains its original shape without loss in energy, then the initial kinetic energy is equal to the final kinetic energy, but the kinetic energy during the collision time delta t is not constant। बच्चों इस पे कंपटीशन में आपको घुमा देते हैं, सवाल बनाते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉलिजन हुआ जिसमें अगर कॉलिजन में हीट और साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जस्ट थिंक अबाउट ए सिचुएशन, कोई हीट जनरेट नहीं हो रही, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जैसे दो स्प्रिंग्स आपस में टकराई, टकराई तो कंप्रेस हुई, स्प्रिंग्स कंप्रेस होकर वापस वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गए। तो इसमें क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, और इस तरह का जो कॉलिजन है
वो इलास्टिक कॉलिजन कहलाएगा। अब इसमें आपको समझना है जिस दौरान कॉलिजन हो रहा है, जिस दौरान वो टकरा रही है और कंप्रेस हो रही है फिर एक्सपांड हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। If the spring connecting the two masses regains original shape without loss in energy, then the initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. But during the kinetic energy during the collision, क्योंकि वो convert हो रही है potential energy में, obviously तो kinetic energy conserve वहां पर नहीं है, delta T is not constant. Such a collision is called an elastic collision. तो उस टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी जिस दौरान वो इंटरेक्शन हो रहा है, उस समय काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, पर वैसे कंजर्व्ड है इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो ऐसे कॉलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलिजन। ऑन द अदर हैंड, द डिफॉर्मेशन में नॉट बी रिलीव्ड एंड द टू बॉडीज कुड मूव टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन। आपने आटे की गोली बनाई, बचपन में खेले होंगे आप, मम्मी जब रोटी बनाती थी तो उनसे थोड़ा सा आटा मांग के अलग अलग शेप बना, उस आटे को फेंक कर मारे, या मिट्टी की गोली बनाए उसको फेंक कर मारे, जिस ऑब्जेक्ट पर मारेंगे उस पर चिपक जाएगी। ऑन द अदर हैंड, द डिफॉर्मेशन में नॉट बी रिलीव्ड, जो शेप आप देंगे वही हो जाएगा, यानी प्लास्टिक मटेरियल है। एंड द टू बॉडीज कुड मूव टुगेदर, जिस पे टक्कर लगी है वो भी चलेगा साथ में आफ्टर द कॉलिजन, इट इज क्वाइट पॉसिबल। द कॉलिजन इन विच द टू पार्टिकल्स मूव टुगेदर आफ्टर कॉलिजन इज कॉल्ड कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो बच्चों सेकंड कैटेगरी आ गई, हमने इसको नाम दिया है कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। इसका क्या स्पेशल फीचर है? कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में स्पेशल फीचर है बोथ द बॉडीज गेट कंबाइंड एंड मूव टुगेदर। तो जब भी ऐसा होगा, दोनों बॉडीज कंबाइंड हो गई हैं, जैसे गोली चलाई गई ढिशक्याओं किसमें, लकड़ी के प्लांक में, वुडन प्लांक में, गोली जाकर उसमें धंस गई और वुडन प्लांक को मूव करा के ले जा रही, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। जबकि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल क्या है? कॉलिजन बिटवीन न्यूक्लियर पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स, तो वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की पहचान क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन अगर हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मींस काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, क्योंकि यहां पर वो स्प्रिंग के जैसे हो रहा है। अब इन दोनों के बीच की एक कैटेगरी है बच्चों, the intermediate case where the deformation is partly relieved and some of the initial kinetic energy is lost is more common and is appropriately called as inelastic collision. This is the third type, जो इन दोनों के बीच की कैटेगरी है। तो इसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशन पार्टली रिलीव हो गया, फुली रिलीव हो जाता तो कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो जाता, बिल्कुल भी रिलीव नहीं होता तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता। कुछ काइनेटिक एनर्जी का नुकसान हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, तो इसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक कॉलिजन। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ कॉलिजन। अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं बच्चों कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन। तो ये डिराइव करके निकालेंगे हम, कंप्लीटली इलास्टिक कॉलिजन के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑन हेड ऑन कॉलिजन, ये जो ब्लू बॉक्स में डिटेल है इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसके लिए भी हम फॉर्मूला निकालेंगे, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। डिफरेंट केसेस कॉलिजन के, कॉलिजन इन 2D पढ़ेंगे उसके बाद। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पर मैं साथ ही साथ अब आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बच्चों क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियसली। जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, फॉर एग्जांपल जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बच्चों, साइन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली if the following quantities are positive or negative. So we'll discuss all these questions of exercise, जो भी relevant होंगे वो क्वेश्चन उस टॉपिक से जो लिंक्ड होंगे तो वो मैं बताऊंगा, और साइमल्टेनियसली आपको क्या कॉपी पेन लेकर बैठना है एंड वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और इसमें जो बारीकियां हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में
वो सब कुछ हम समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।